हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्ज़ाम पॉइंट पे। फाइनली दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर के जो छात्र थे आईटीआई फिटर ट्रेड से कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। जो छात्र कल की डेट में अर्थात 3 सितंबर 2021 के डेट में एग्ज़ाम देने जो लोग गए थे उनका आंसर की आ चुका है। ये जो क्वेश्चन मैंने कवर किया आईटीआई के उन छात्रों से ही पूछकर मैंने कवर किया जो कॉलेज के छात्र गए थे फिटर का एग्ज़ाम देने। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे वो सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया था कि इसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे कि निम्न में से किसका उपयोग टूटे फूटे या जंग लगे हुए थ्रेड्स की मरम्मत के लिए किया जाता है। जिसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें डाई नट का प्रयोग किया जाता है। जो एग्जाम देने गए थे वो मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि निम्न में से किसका उपयोग टूटे हुए टेप हटाने के लिए किया जाता है। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जो कि टेप एक्सट्रैक्टर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर या एल्युमिनियम की टैंपिंग के लिए निम्न में से किस कूलेट की संतुष्टि की जाती है। केरोसिन की या लार्ड ऑयल की या सोडा वाटर की या ड्राई आइस की। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, केरोसिन। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ड्रिल किए गए होल के सेंटर आउट होने का क्या कारण हो सकता है। पहला इसमें ऑप्शन आपसे दिया गया था कि वर्कपीस की अनुयुक्त कैम्पलिंग या वर्कपीस में ब्लो होल होना, यह सेंटर पंच मार्क पर्याप्त बड़ा नहीं है जिससे यह ड्रिल की चीजल करो को उचित सीटें दे सके, और डी ऑप्शन के उपयुक्त में से कोई भी एक। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त में से कोई भी एक, क्योंकि ये जो है सभी इसके कारण ही हो सकता है। तो यह हम मारेंगे ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर गलती कर दी है, जो कि यहाँ पर फाई रहेगा, जो कि सी यहाँ पर कवर हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका फाई है। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टील के एक वर्कपीस में एक फाई H6H7 होल की रीमिंग की जानी है, इसके लिए निम्न में से किस आकार वाली ड्रिल की आवश्यकता होगी। जिसमें जो ड्रिल का हम प्रयोग करते हैं वो आपका हो जाता है 5.8 हो जाता है। ठीक है, ये आपका mm में होता है। तो हम मारेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्क्रू थ्रेड को एक BSP के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें एक यहाँ पर दिया गया कि एक किसका संकेतक है, थ्रेड का दीर्घ व्यास का, या थ्रेड का लघु व्यास का, या थ्रेड का पिच व्यास का, या पाइप के होल व्यास का। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पाइप के होल व्यास का। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनल थ्रेड्स के लघु व्यास में या के मापन के लिए निम्न में से किस विधि या किन विधियों का उपयोग किया जाता है। टेपर पैरेलल्स में, या कैलिब्रेट्स रोलर्स मेथड में, या यहाँ पर दिए गए ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, कुछ छात्रों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो छात्र यहाँ पर बी ऑप्शन मारे, तुक्का ही मारे, तो उनका बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आज के परीक्षा में कि थ्रेड्स पार्ट्स में निम्न में से कौन सा थ्रेड फॉर्म प्रदान किया जाता है जहां ट्रांसमिशन के दौरान थ्रेड्स के एक फ्लैग पर दाब कार्य करता है। वी थ्रेड, या स्क्वायर थ्रेड, या नकल थ्रेड, या बर्स थ्रेड। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बट्रेस थ्रेड। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड का दीर्घतम व्यास को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? लघु व्यास या सामान्य व्यास या दीर्घ व्यास या पिच व्यास? इसमें आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर दीर्घ व्यास। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि छिद्र के वाय व्यास के मापन के लिए हम इनमें से किसका उपयोग करेंगे? प्लग गेज का या रिंग गेज का या स्लिप गेज का या स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज का? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रिंग गेज का। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और यहाँ पर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि गो और नो गो गेज एक प्रकार का खाली स्थान होता है। प्लग गेज या स्लिप गेज या रिंग गेज या लिमिट गेज? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, जिसको लिमिट गेज के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉजिटिव अलाउंस की परिणति सदैव खाली स्थान फिट में होती है, क्लियरेंस में या इंटरफेस में या ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई भी एक? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्लियरेंस बोला जाता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इंडक्शन हार्डनिंग फोर्सेस में निम्न शामिल होता है। इनवेरेबल करंट की फील्ड में इंडक्शन द्वारा सतह की हिंटिंग या न्यूनतम 2 mm की फेस डेप्थ निर्मित होती है या अदर। इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन टाइप के ऑप्शन देखने को मिले थे। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट की फील्ड में इंडक्शन द्वारा सतह की हिंटिंग। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे उन्होंने सी मारा, तो बिल्कुल सही है उनका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी इजी था लेकिन बहुत ही हार्ड था। इसमें पूछा गया कि मापन की त्रुटि बराबर क्या होता है? वास्तविक मान माइनस मापा गया मान या प्रिसीजन मान माइनस वास्तविक मान या मापा गया मान माइनस प्रिसीजन या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था आज के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी विधि बिना थ्रेड एंगल पर गौर किए प्रभावी व्यास का मापन करने पर परिशुद्ध परिणाम देती है? 2 वायर मेथड या 3 वायर थ्रेड या बेस्ट वायर साइज या इनमें से सभी, मतलब किस उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है बेस्ट वायर साइज। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि निम्न में से क्या सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, जैसे कि ड्रिलिंग या लैपिंग या मिलिंग या टनिंग? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको लैंपिंग बोला जाता है। तो बी ऑप्शन अब करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि में सर्वाधिक मात्रा में मटेरियल का उपयोग किया जाता है, मतलब किस में सबसे अधिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? बफिंग का में या लैपिंग में या हनिंग में या सुपर फिनिशिंग में? इसमें सबसे ज़्यादा जो मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रक्रिया में न्यूनतम कटिंग स्पीड होती है? ड्रिलिंग या हनिंग या मिलिंग या टनिंग? इसमें आपका दोस्तों सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम हॉर्निंग बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रक्रिया में मेटल रिमूवल रेट न्यूनतम होती है? ड्रिलिंग में या रिमिंग में या मिलिंग में या लैपिंग में? तो इसमें आपका दोस्तों सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिमिंग बोलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि स्टूडेंटों को कन्फर्म मालूम नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन वो कवर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है गलती होगी तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा गया था, इसका अलग तरह से पूछा गया था। तो जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका आंसर बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। आइए 20 पे आते हैं, जिसपे पूछा गया था क्वेश्चन कि हॉर्निंग प्रक्रिया के दौरान हॉर्निंग टूल की रिस्प्रोक्रेटिव स्पीड 9 mm प्रति मिनट तथा रोटरी स्पीड 25 mm प्रति मिनट थी, तो क्रॉस कैच एंगल के निम्न के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों? तो ये बराबर होगा 40 अंश के। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।